बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिछले लेक्चर से ही रिलेटेड है। जो मैकेनिज़्म ऑफ डेवलपमेंट वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, तो हमने डिस्कस किया था कि ज़ाइगोट से जब सेल डिवाइड होना शुरू होते हैं तो फिर वो जो सेल बनते हैं, इंफॉर्मेशन तो वो सारी एक जैसी रखते हैं, लेकिन जब डिफ्रेंशिएशन का प्रोसीजर होता है तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें अपना रोल प्ले करती हैं। जैसे न्यूक्लियस ने क्या रोल प्ले करना है, साइटोप्लाज्म ने क्या रोल प्ले करना है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हुई है वो मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से इकट्ठी हुई है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए, उनमें से पहला एक्सपेरिमेंट तो है, जैसे हैंस पे मैंने अभी हम डिस्कस किया था हमने लास्ट लेक्चर में, कि जो हैंस पे मैन है उसने एक्सपेरिमेंट किया था कि एक सी आर्चिन का एग लिया, 2 सेल स्टेज पे दोनों को अलहदा किया, न्यूक्लियस दोनों के पास मौजूद था और दोनों ने मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बनाया। तो उसने एक रिज़ल्ट निकाला कि जब ज़ाइगोट डिवाइड होता है तो हर सेल को बराबर बराबर इंफॉर्मेशन सेंड करता है। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट स्पेमैन ने किया था। उसने सेलेमेंडर का ज़ाइगोट लिया, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक के पास न्यूक्लियस था, दूसरे के पास नहीं था। जो सेल डिवीजन है वो उस हाफ में ही स्टार्ट हुई जिसमें न्यूक्लियस था। तो यहाँ से न्यूक्लियस का भी रोल नज़र आया कि डेवलपमेंट के लिए न्यूक्लियस ज़रूरी है। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट और किए गए स्पेमैन की तरफ। सबसे ज़्यादा जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं एम्ब्रियोलॉजी की इनिशियल डेवलपमेंट में, वो स्पेमैन ने परफॉर्म किए। उसने क्या किया, 2 सेल स्टेज पर एम्ब्रियो लिया सेलेमेंडर का, दोनों हाफ के अंदर न्यूक्लियस मौजूद था और दोनों हाफ से मुकम्मल तौर पे ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए। तो ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंट उसी तरह का था जैसे हैंस पेमैन ने, लेकिन उसने इस एक्सपेरिमेंट में एक और इजाफा किया। उसने देखा कि जब एक सेल, एक ज़ाइगोट डिवाइड होके 16 सेल स्टेज पर एम्ब्रियो पहुंच जाता है, अगर वहाँ से हम सेल लें, यहाँ तो 2 सेल लिए गए और दोनों को अलग-अलग किया गया, लेकिन अगर एम्ब्रियो 16 सेल स्टेज पर भी पहुँच जाए तो वहाँ से अगर सेल लें तो उस सेल से भी कंप्लीट एम्ब्रियो बन सकता है। यानी इन शॉर्ट 2 सेल स्टेज में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जाती है। अगर 16 सेल बन जाएं तो हर सेल के पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। इवन 16 सेल स्टेज एम्ब्रियो, ईच सेल कंटेन कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स एंड डेवलप इनटू द कंप्लीट एम्ब्रियो। तो बहरहाल यहाँ से रिज़ल्ट यही निकला है कि हर सेल के पास मुकम्मल और सेम इंफॉर्मेशन होती है जैसे कि ज़ाइगोट के पास मौजूद थी। अच्छा, उसने एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और वो परफॉर्म किया न्यूट के फर्टिलाइज एग के ऊपर। अब ये जो न्यूट और सेलेमेंडर है ये एम्फीबियंस हैं, जैसे छिपकली वगैरह नहीं होती उस तरह के ये एनिमल्स हैं। तो उसने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट में 2 फर्टिलाइज एग लिए और दोनों को इस अंदाज में उसने बांधा। ये वाला जो हिस्सा है, ये जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है, अब इसको हम कहते हैं ग्रे क्रिसेंट। ये क्या कहलाता है, और ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। इसका नाम ग्रे क्रिसेंट क्यों रखा गया, क्योंकि ये ग्रे कलर का था और दूसरा क्रिसेंट बिल्कुल चांद की तरह ये नज़र आता था, जो पहली रात का चांद हो उस तरह ये नज़र आता था, इस वजह से इसका नाम रखा गया ग्रे क्रिसेंट। तो उसने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया कि एक फर्टिलाइज्ड एग को तो इस अंदाज में बांधा कि ये जो ग्रे क्रिसेंट दोनों हाफ के अंदर इक्वली मौजूद था। एक हाफ में न्यूक्लियस था, दूसरे हाफ में न्यूक्लियस नहीं था। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने सेल को इस अंदाज में डिवाइड किया कि एक के पास न्यूक्लियस था, दूसरे के पास न्यूक्लियस नहीं था, एक के पास ग्रे क्रिसेंट था, दूसरे के पास ग्रे क्रिसेंट नहीं था। अच्छा, जो स्पेमैन ने पहला एक्सपेरिमेंट किया था उसमें जो न्यूक्लिएटेड हाफ है वो डिवाइड करना शुरू, और बाद में जब न्यूक्लिएटेड हाफ से न्यूक्लियस क्रॉस करके इसमें पहुंचा तो दूसरे में भी डिवीजन स्टार्ट हुई। और जब उसने उसका एंड रिजल्ट देखा तो इस हाफ ने भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाया और इस हाफ ने भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाया। अच्छा, दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर न्यूक्लियस वाले हाफ में सेल डिवीजन हुई। उसके बाद जो ग्रे क्रिसेंट वाला हाफ है, ग्रे क्रिसेंट वाला जो हाफ है, न्यूक्लियस क्रॉस करके इसमें आया और यहाँ भी सेल डिवीजन स्टार्ट हो गई।
क्योंकि न्यूक्लियस जब तक हाफ में नहीं पहुंचता उस वक्त तक आप कह सकते हैं सेल डिवीजन स्टार्ट नहीं होती। अब दोनों के अंदर सेल डिवीजन हो रही है, लेकिन उसने देखा कि ये वाला जो हिस्सा है ये सिर्फ बॉल ऑफ द सेल बना, लेकिन जिसमें ग्रे क्रिसेंट है वो पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। यानी ये वाला हाफ पूरे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हुआ, ये वाला हाफ सिर्फ बॉल ऑफ द सेल के अंदर कन्वर्ट हुआ। तो इससे उसने एक रिजल्ट निकाला कि ये जो ग्रे क्रिसेंट है, अभी उसको ये नहीं पता कि इसके अंदर क्या मौजूद है क्या नहीं मौजूद। उसने कहा ये जो ग्रे क्रिसेंट है जो साइटोप्लाज्म में मौजूद है ये भी डेवलपमेंट को नॉर्मल कर रहा है। अगर ये होगा तो डेवलपमेंट होगी, अगर ये नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगी। यानी जस्ट बॉल ऑफ द सेल। अब जो ऑर्गेनिज्म है वो भी काफ़ी सारे सेल का मजमूआ है और बॉल भी काफ़ी सारे सेल का मजमूआ है, लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर सेल यहाँ अरेंज होके पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते। अगर ऑर्गेनाइज ना हो तो वो जस्ट बॉल ऑफ द सेल होगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से एक और बात का पता चला। पहले एक्सपेरिमेंट में तो न्यूक्लियस की इंपॉर्टेंस का पता चला था कि न्यूक्लियस डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। अब वो कैसे ज़रूरी है वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरे हाफ के अंदर हमें ये भी पता चल गया कि साइटोप्लाज्म में के अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें ऐसी होती हैं जो डेवलपमेंट को नॉर्मल रखती हैं। तो ये दोनों बातें अब सामने आ गई कि रोल ऑफ न्यूक्लियस भी आ गया, रोल ऑफ साइटोप्लाज्म भी आ गया। तो ग्रे क्रिसेंट जो साइटोप्लाज्म में होता है तो ये पिगमेंट फ्री एरिया है कि इसमें कोई पिगमेंट नहीं होते, जिसकी वजह से ये आमतौर पे ग्रे कलर का या वाइट कलर का नज़र आता है। फॉर्म एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन के वक्त बनता है। हाफ लैकिंग ग्रे क्रिसेंट, और वो जो हिस्सा जिसमें ग्रे क्रिसेंट वगैरह मौजूद नहीं होता शो नो डेवलपमेंट, उसमें कोई डेवलपमेंट वगैरह भी नहीं होती। तो ये जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हेंस डाइट्रिश स्पेमैन ने जो 3 एक्सपेरिमेंट किए उन सब का अगर हम कम्युलेटिव रिजल्ट जो स्पेमैन ने निकाला वो ये था कि जितने भी सेल हैं उनके पास सेम न्यूक्लियर इन्फॉर्मेशन होती है। इसकी वजह से जो 16 सेल्स पर से जो उसने सेल लिया और वो कंप्लीट एम्ब्रियो बनाया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 16 सेल के हर सेल के पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है जो मुकम्मल ऑर्गेनिज्म में उसको कन्वर्ट करवा सकती है। इन ग्रे क्रिसेंट में साइटोप्लाज्म कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट। तो न्यूक्लियस का रोल भी आ गया, साइटोप्लाज्म का रोल भी आ गया। लेकिन अभी इस इंफॉर्मेशन से हमें ये नहीं पता चल रहा कि सेल डिफरेंशिएटेड कैसे होते हैं, यानी यहाँ तो सिर्फ ये नज़र आया कि डेवलपमेंट होती है, साइटोप्लाज्म का भी रोल है, न्यूक्लियस की इंफॉर्मेशन का भी रोल है। लेकिन अभी तक हम ये नहीं जान पाए इन एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से कि सेल डिफरेंशिएटेड होते कैसे हैं। तो उसके लिए फिर काफ़ी सारे और एक्सपेरिमेंट किए गए। उन एक्सपेरिमेंट का आप कह सकते हैं एक समरी यहाँ लिखी हुई है। साइटोप्लाज्मिक सेग्रीगेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, कि साइटोप्लाज्म में कुछ केमिकल मौजूद होते हैं वो सेग्रीगेट करते हैं मुख्तलिफ किस्म के ब्लास्टोमियर में। ब्लास्टोमियर से मुराद है जो सेल नए बन रहे होते हैं उनको ब्लास्टोमियर कहा जाता है। और इंटरेक्शन विद नेबरिंग सेल्स, कि जो करीब के सेल्स हैं वो भी अपने नेबरिंग सेल को डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रहे होते हैं। अच्छा, साइटोप्लाज्मिक सेग्रीगेशन ऑफ डिटर्मिनेट को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं इसको समराइज़ करके बता देता हूँ कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि जिसमें गैस्ट्रुला स्टेज पे फ्रॉग का एम्ब्रियो लिया गया। गैस्ट्रुला स्टेज से क्या मुराद है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अच्छा, एक्टोडर्म ने नर्वस सिस्टम बनाना है, मेसोडर्म से मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम बनाने हैं जो हमने डेवलपमेंट ऑफ टीथ में डिस्कस किए। इसी तरह एंडोडर्म ने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है। तो एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि मेसोडर्म को रिमूव किया गया। अब मेसोडर्म से नर्वस सिस्टम नहीं बनना, लेकिन मेसोडर्म को रिमूव किया गया और फिर गैस्ट्रुला से मुकम्मल डेवलपमेंट जब हुई तो ये देखा गया कि जो मेसोडर्म से ऑर्गन बनने थे वो तो नहीं बने। तो उसमें एक और जो बड़ी अजीब बात नज़र आई, एक्टोडर्म से जो नर्वस सिस्टम बनना था वो भी नहीं बना। तो फिर यहाँ से एक रिज़ल्ट निकाला कि मेसोडर्म के सेल एक्टोडर्म के सेल को इंड्यूस करते हैं कि वो नर्वस सिस्टम बनाए। तो इस वजह से ये बात लिखी गई है कि जो नेबरिंग सेल्स हैं वो भी अपने दूसरे सेल्स को डेवलपमेंट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। हाँ, ये वाली जो बात है साइटोप्लाज्मिक सेग्रीगेशन ऑफ डिटर्मिनेटिव्स, इसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं रोल ऑफ साइटोप्लाज्म के अंडर, क्योंकि ये तो देख लिया गया कि साइटोप्लाज्म में भी ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद है जो डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रही है।
अच्छा, साइटोप्लाज्म के मुख्तलिफ हिस्से हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं मार्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स। मार्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स, तो नाम से जाहिर है ऐसे केमिकल जो डिटरमाइन करेंगे मॉर्फोलॉजी को, जो जीन्स की वजह से बन रही होगी सेल की। मॉर्फोलॉजी हर सेल की डिफरेंट, आँख के सेल की मॉर्फोलॉजी शक्ल सूरत डिफरेंट होगी, स्किन के सेल की शक्ल सूरत डिफरेंट होगी। यानी साइटोप्लाज्म में ऐसे केमिकल मौजूद हैं जो एक सेल के स्ट्रक्चर और उसकी शेप को, उसकी फॉर्म को डिटरमाइन करेंगे। उनको हम कहते हैं मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स। और जब शेप और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा सेल का, तो उसकी वजह से क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंशिएशन होगी। और इनकी जो सेग्रीगेशन है वो हमेशा अनइक्वल होती है। अनइक्वल से क्या मुराद है कि हर सेल में बराबर बराबर नहीं जाते, हर सेल में अनइक्वली जा रहे होते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि हमारे पास एक सेल है, इंफॉर्मेशन इसके पास सारी है, लेकिन इस सेल के पास 3 किस्म के साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स हैं। ये डिटर्मिनेंट्स कर क्या रहे होते हैं, इन्होंने जीन्स को ऑन ऑफ करना होता है। ऑन ऑफ से क्या मुराद है कि जिस किस्म के डिटर्मिनेंट्स मौजूद होंगे सेल के पास, उसी किस्म के जीन्स ऑन होंगे, जिस किस्म के नहीं होंगे उस किस्म के जीन्स ऑफ हो जाएंगे। जैसे सपोज मैं कहता हूँ कि इस सेल के पास 3 किस्म के साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स हैं। एक वो है जिन्होंने आर्म बनवाना है, एक वो है जिन्होंने ब्रेन बनवाना है, एक वो है जिन्होंने आप कह सकते कार्टिलेज बनाना है। जी, तो साइटोप्लाज्म में आर्म वाले डिटर्मिनेंट्स क्या करेंगे, सिर्फ आर्म के जीन को ऑन करेंगे, ब्रेन वाले ब्रेन के जीन्स को ऑन करेंगे। अब ये सेल, ठीक है, अभी उस स्टेज पे है कि इस सेल से आर्म भी बन सकता है, इससे ब्रेन भी बन सकता है, इससे कार्टिलेज भी बन सकता है। क्लियर। अब होता क्या है, अगर ये इस तरह इक्वली डिवाइड होते तो फिर जो बनने वाले सेल हैं उससे आर्म भी बन सकता था, ब्रेन भी बन सकता, कार्टिलेज, क्योंकि ये जो साइटोप्लाज्मिक हाँ, जाइगोट के पास सारे साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म के जीन्स को ऑन करने की सलाहियत रखते। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव, जाइगोट कंटेन ऑल जेनेटिक के साथ साथ साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स। साइटोप्लाज्म, अब हमारे पास जाइगोट के पास तो सारे हैं, अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन तो हर सेल के पास बराबर बराबर जा रही है, लेकिन ये वाले एक मखसूस लेवल के बाद, जैसे हम कहते हैं ना 16 सेल स्टेज, तो हो सकता है ये इनकी तादाद इतनी ज़्यादा हो कि हर सेल के पास बराबर बराबर चले जाएं। इस वजह से हर वो सेल जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकता हो तो उसको हम कहते हैं टोटीपोटेंट सेल्स। उसको क्या कहा जाता है, टोटीपोटेंट सेल्स। यानी शुरू के जो ब्लास्टोमेयर्स होते हैं, तो शुरू में तो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि हर सेल के पास सारे ही चले जाते हैं। यानी वो डिवाइड होने के बाद भी तकरीबन हर सेल के पास पूरे ऑर्गेनिज्म, इस वजह से शुरू के जो मुख्तलिफ लेवल है, एक जाइगोट का लेवल है, 2 सेल स्टेज है, 4 सेल स्टेज है, 8 सेल स्टेज है, 16 सेल स्टेज है, तो यहाँ तक तो हर सेल के पास ये इतने वाफर जाइगोट के अंदर होते हैं कि हर सेल के पास साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स सारे ही चले जाते हैं। और अगर सारे चले गए तो वो सेल क्या बन जाएगा, टोटीपोटेंट, कि वो पूरे ऑर्गेनिज्म को डेवलप करवा सकता है। लेकिन एक मखसूस लिमिट के बाद, अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन तो कॉपी हो रही है, तो ये तो पूरी बॉडी के अंदर कॉपी करके भेज दी जाती, लेकिन जो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स है ये कॉपी नहीं हो रहे, तो इस वजह से इनकी जो अमाउंट है वो लिमिटेड है। तो जब एक मखसूस लेवल पर पहुंचती है सेल स्टेजेस, तो उसके बाद अब साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स की क्वांटिटी हर सेल में एक जैसी नहीं भेजी जा सकती। कुछ सेल के पास किसी खास किस्म का साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट जाएगा, किसी सेल के पास किसी खास किस्म का जाएगा। तो जैसे हमने इस सेल के पास 3 किस्म के साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट आए, आर्म आई, ब्रेन आए और कार्टिलेज है।
अब ये जो आर्म और ब्रेन और कार्टिलेज वाले हैं, अब यहाँ से सिर्फ 3 किस्म के सेल डेवलप हो सकते हैं, आर्म, ब्रेन और कार्टिलेज। क्लियर? अगर ये बराबर बराबर तकसीम होते तो ये वाला आर्म, ब्रेन और कार्टिलेज, आर्म, ब्रेन, कार्टिलेज। लेकिन जब भी हमारे पास एक डेवलपमेंट यानी डिफ्रेंसिएशन की स्टेज आती है, डिफ्रेंसिएशन की जो स्टेज से क्या मुराद है कि अब सेल स्पेशलाइज्ड होना शुरू हो, तो जो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है। अनइक्वल से क्या मुराद है कि जैसे ये सेल जब डिवाइड करेगा डिफ्रेंसिएशन के वक्त, तो एक सेल के पास सपोज ए आ गया और 2 सेल के पास क्या आ गए, बी और सी आ गए। ये सेल कुछ इस तरह डिवाइड हुआ। अब ये वाला सेल सिर्फ आर्म बनाएगा क्योंकि ये साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स जो जीन्स है वो आर्म वाले ऑन कर देगा, बाकी सारे क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। अब देखो ना, ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर ये इस तरह होती तो इसको हम कहते हैं इक्वल, लेकिन जब डिफ्रेंसिएशन की स्टेज आती है तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि हर सेल के अंदर एक मखसूस किस्म के साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट चले जाते हैं, वो जीन को ऑन और ऑफ कर रहे होते हैं। अब ये वाला जो सेल है, अब ये ब्रेन भी बना सकते, कार्टिलेज भी बना सकते। अगर ये सेल इस तरह डिवाइड करे तो एक के पास ब्रेन के अब ये अनइक्वल है कि एक के पास सी आ गया, एक के पास बी आ। अब ये वाला सेल ब्रेन के जीन्स को ऑन कर देगा, बाकी को ऑफ कर देगा, और ये वाला कार्टिलेज के जीन को ऑन कर देगा, बाकी को क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। तो जो जो सेग्रीगेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स होती जाएगी, सेल स्पेशलाइज्ड होता जाएगा। अब किस एंगल से सेल ने डिवाइड करना है ये भी आप प्री डिटरमाइंड होते हैं, यानी जीन इनको भी ये जो एंगल ऑफ क्लीवेज होते हैं, एंगल ऑफ सेल डिवीजन होते हैं, किस एंगल से सेल ने डिवाइड करना है ताकि एक मखसूस सेल के पास एक मखसूस किस्म के साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स जाएं, तो ये भी ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड होता है कि इसको भी जीन, ये नहीं है कि अपनी मर्जी से ये क्लीवेज चल रहे होते हैं, ऐसे नहीं होता, बल्कि आप कह सकते हैं इसको भी जीन को डिटरमाइन कर रहे होते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक रोल यही है कि साइटोप्लाज्मिक के पास ऐसे मार्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं जिसकी वजह से डिफरेंशिएशन होती है। डिफरेंशिएशन कैसे होती है कि जिस सेल के पास जिस स्ट्रक्चर के साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स जाएंगे, वो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स उन्हीं जीन्स को, उसी स्ट्रक्चर के जीन्स को ऑन कर देंगे, बाकी क्या रहेंगे, ऑफ रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, जो एसिडियन है, जो मैरीन एनिमल्स है, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट होते हैं। अब जिस सेल के पास क्लियर साइटोप्लाज्म जाएगा तो वो सेल लार्वल एपिडर्मिस में क्लियर डेवलप होगा, बाकी सारे जीन्स क्या हो जाएंगे, ऑफ। और जो सेल आप कह सकते हैं येलो साइटोप्लाज्मिक लेके जाएगा वो मसल में डेवलप होगा, जो ग्रे वेजिटल लेके जाएगा वो गट में कन्वर्ट होगा, जो ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्मिक लेके जाएगा वो नोटोकॉर्ड और न्यूरल ट्यूब में कन्वर्ट होगा। अब साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स चूँकि डिफरेंट हैं तो उनसे बनने वाले सेल भी क्या होंगे, स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं, यानी अगर हम रिजल्ट निकालें तो सेल के हर सेल के पास इंफॉर्मेशन सेम जाती है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन से एक मखसूस स्ट्रक्चर को डेवलप करना ये साइटोप्लाज्म रोल प्ले करता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं, तो जब सेल डिवाइड करता है तो उनकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जिस सेल के पास जिस तरह के मार्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स जाएंगे वो सेल उसी तरह के जीन्स को ऑन करेगा और उसी स्ट्रक्चर में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो ये हमारे पास रोल ऑफ साइटोप्लाज्म है। तो अगले लेक्चर में हम फिर रोल ऑफ न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियस क्या रोल प्ले करता है। अभी तक हमने डिस्कस किया कि न्यूक्लियस ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए। जैसे यहाँ हमने डिस्कस कर लिया ना कि साइटोप्लाज्म जीन्स को ऑन और ऑफ करने में हेल्प करके डेवलपमेंट के प्रोसीजर को प्रॉपर करता है, तो न्यूक्लियस का क्या रोल है उसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।